गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर जिज्ञासा पांडे, भारतीय विश्वविद्यालय दूर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसा कल की क्लास में हम लोगों ने टेक्निक ऑफ राइटिंग रिपोर्ट के कुछ पॉइंट्स को पढ़ा था, आज अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। जैसे हमारा है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी हमारे आकृति तथा चित्रों का प्रस्तुतिकरण हम लोग अपने रिसर्च में कैसे करते हैं वो जानेंगे। क्योंकि अपने शोध संबंधी परिणामों को प्रस्तुत करने के लिए विद्यार्थियों को सारणियों के अतिरिक्त कुछ अन्य चित्रों को भी सम्मिलित करना पसंद करते हैं। शोध प्रबंध तथा शोध विवरणों में जो मानचित्र होते हैं, रेखा चित्र होते हैं, ग्राफ चित्र होते हैं, कुछ मूर्तियाँ होती हैं, कुछ फोटोग्राफ्स होते हैं, कुछ सैद्धांतिक प्रतिमान होते हैं, कुछ बनावटें होती हैं, और इन आकृतियों को विभिन्न प्रकार के चित्रण में प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक चित्र स्पष्ट और समझने में सरल होना चाहिए, ऐसे हमें इसको प्रस्तुत करना चाहिए। चित्रों को केवल एक ही तथ्य अथवा विचार प्रत्येक में प्रस्तुत करना चाहिए। ग्राफ संबंधी विधियों अथवा कला तथा चित्रकारी में जो व्यक्ति निपुण हो उनकी सहायता लेना चाहिए, और यह सही भी है। किसी विशेष ग्रंथ में सही प्रकार से तथ्यों को प्रदर्शित करना ये बहुत जरूरी होता है और सही होता है। इस बात का निश्चित अथवा क्षेत्रीय मानचित्र, व्यवस्थित संबंधित चार्ट, मानचित्र अथवा आकृति के रूप में प्रयोग किए जाने चाहिए। विद्यार्थियों को किसी सीमा तक स्वयं निर्णय करना चाहिए कि हमको कौन से मानचित्र का उपयोग करना है, कौन से नहीं, और किस प्रकार के मानचित्रों अथवा आकृतियों का प्रयोग करना चाहिए अपने रिसर्च में, तो उसका निर्णय स्वयं विद्यार्थियों को लेना चाहिए। इसके हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यानी आकृतियों का जो प्रस्तुतिकरण होता है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारा पहला पार्ट है प्लेस ऑफ फिगर, दूसरा हमारा पेज नंबर एंड टाइटल, तीसरा हमारा फुट नोट्स फॉर फिगर, चौथा हमारा हैंडवर्क यानी आकृतियों अथवा चित्रों को रखने का स्थान, यानी प्लेस ऑफ फिगर क्या कहलाता है। प्लेस ऑफ फिगर क्या कहलाता है? जैसे कि उनका संदर्भ मूल पाठ में हो, आकृतियों तथा चित्रों को हमको उसमें सम्मिलित करना चाहिए जैसा मूल पाठ में दिया गया हो। उनका उल्लेख उसी पृष्ठ पे होता है जहां उनकी विवेचना की गई हो, अथवा दूसरे पृष्ठ पर पृथक रूप से रख सकते हैं अथवा रखे जा सकते हैं। बाद वाली विधि भी हमारी थोड़ी वांछनीय होती है, विशेषतः जब आकृतियां बड़ी हो और विस्तृत हो। किसी भी दशा में विवेचन से पूर्ण आकृति का प्रस्तुतिकरण नहीं होना चाहिए। दूसरा हमारा यहाँ पे पेज नंबर एंड टाइटल। पेज नंबर एंड टाइटल कैसे होना चाहिए? किसी भी चित्र के लिए यह सही शीर्षक आकृतियों की सूची में प्रारंभिक सार के अनुसार बनना चाहिए। उन दीर्घ शीर्षकों यानी जो बड़े शीर्षक होते हैं उनको जो दो अथवा उनसे अधिक पंक्तियों में बाएं उल्टे शंकु यानी ऐसे उल्टा शंकु, यानी हमारा उल्टा शंकु ऐसे बनता है, उल्टे शंकु के रूप में टाइप किए जा सकते हैं। इसमें सबसे ऊपरी पंक्ति जो होती है वो दीर्घ होनी चाहिए, यानी सबसे बड़ी, तभी वो हमारी शंकु की आकृति को फॉलो करेगी। सबसे ऊपरी पंक्ति हमारी दीर्घ होनी चाहिए तथा अंतिम पंक्ति हमारी सबसे छोटी होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं इस फिगर के अनुसार ही हमारा ये बनेगा, क्या हमारा पेज नंबर एंड टाइटल। इसके बाद इसके पश्चात पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। आखिरी में हमें पूर्ण विराम का प्रयोग करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट हमारा फुट नोट्स एंड फिगर, यानी हमारी आकृति संबंधी पद टिप्पणी फुट नोट्स कहलाता है। पद टिप्पणी इन द सेंस फुट नोट्स। यदि किसी आकृति को अन्य स्रोत से लिया जाए तो उसे शीर्षक के पद टिप्पणी में प्रदर्शित करना चाहिए, यानी फुट प्रिंट में प्रदर्शित करना चाहिए। अगर हम कोई सोर्स अन्य चीज़ों से अपने मेथड्स को ले रहे हैं, अन्य सोर्स से ले रहे हैं। फुट नोट्स को विस्तार पूर्वक लिखने से पूर्व ऐसा उपवाक्य ग्रहण किया गया अथवा लिया गया हो, इसको लिखने से पूर्व समावेश हो जाना चाहिए। क्योंकि पाठकों की सुविधा के लिए आकृति अथवा सारणी की पद टिप्पणी उनमें लिखे गए किसी भी अंग की व्याख्या कर सकती है। प्रत्येक दशा में पद टिप्पणी मूल पाठ की टिप्पणियों से कोई संबंध नहीं रखती है। क्या? प्रत्येक कंडीशन में पद टिप्पणियां मूल पाठ की टिप्पणियों से कोई संबंध नहीं रखती हैं, वह सदैव स्वतंत्र रहती हैं। अतः क्रम संख्याओं में ऐसे संकेत जैसे हमारा कटार हो गया, तारे हो गए अथवा लघु अक्षरों का प्रयोग होता है, ये हमारे संकेत हैं। थर्ड पॉइंट हमारा, फोर्थ पॉइंट हमारा हैंडवर्क। हैंडवर्क क्या है? यानी हस्तकार्य जो हाथ से किए जाते हैं। अधिकांश चित्रों की चित्रकारी विद्यार्थी अथवा ऐसे विशेषज्ञ अपने
हाथों द्वारा की जाती है जो उसकी सहायता करते हैं। सामग्रियों तथा विधियों के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। अक्षरों को यदि बाएं हाथ से लिखा जाए, क्या अक्षरों को यदि हाथ से लिखा जाए तो उन्हें लिखने में काली स्याही का प्रयोग होना चाहिए, उन्हें सही और स्पष्ट रूप से, ताकि उसे पढ़ा जा सके। हाथ की बनी हुई चीजों में उचित कागज का प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट आ रहा है, ये तो हमारा होगा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कि डाटा को कैसे, आकार को कैसे प्रेजेंट करना है, ये हो गया। फिर दूसरा पॉइंट हमारा है टाइपिंग, यानी हस्तलिपि टाइप। हस्तलिपि टाइप भी हमारे कई प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है हैंड रिटन, दूसरा हमारा टाइपिस्ट हो गया, और तीसरा हमारा टाइपराइटर, चौथा हमारा स्पेसिंग। तो सबसे पहले हम जानेंगे टाइपिंग क्या है। प्रस्तावित विधियों द्वारा लिखित अथवा विद्यार्थी के निर्देशन, शिक्षक अथवा अन्य किसी भी संबंधित विशेषज्ञों द्वारा शोध प्रबंध अथवा शोध विवरण की अनुमोदित हस्तलिपि टाइप कराने के लिए योग्य बन जाती है। कुछ विद्यार्थी उन्हें टाइप करते हैं अथवा कुछ टाइपिस्ट के द्वारा इस कार्य को करने के लिए नियुक्त कर लेते हैं। जो कोई भी इस कार्य को करे उसे पूर्णतः उन्हें टाइप करने की तकनीकी से परिचित होना चाहिए। यह विद्यार्थियों का उत्तरदायित्व होता है, उसे यह देखना है कि टाइप का कार्य विशिष्ट टाइपिस्ट के द्वारा निर्धारित विधि से किया गया है। यहाँ पे टाइपिंग में हमने कई पार्ट बताए, जैसे हैंड रिटन हो गया, टाइपिस्ट हो गया, टाइपराइटर हो गया, स्पेसिंग हो गया। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा हैंड रिटन क्या है, हस्तलिपि क्या कहलाता है। शिक्षक द्वारा प्रारंभिक हस्तलिपि को देखने योग्य बनाने के लिए क्या किया जाता है, अच्छे प्रकार के कागज की हो और स्पष्ट और शुद्ध लिपि में उसको लिखा होना चाहिए। किसके द्वारा, शिक्षक के द्वारा। अशुद्धियों को ठीक करने अथवा उसमें कुछ परिवर्तन करने, उसको पढ़ाने के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ना चाहिए। शिक्षक अथवा विशेषज्ञ द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात हस्तलिपि अंतिम रूप से टाइप करने योग्य को चली जाती है। मुद्रक अथवा प्रकाशन को देने के लिए अंतिम मूल आलेख टाइप होने चाहिए जो 2 स्थानों के अंतर में किया गया हो अथवा पूर्णतः स्पष्ट विधि में लिखा होना चाहिए। नामों का स्पष्ट रूप से तकनीकी तथा वैज्ञानिक शब्द और संकेत तथा संख्याएं पढ़ने में प्रत्येक प्रकार की गड़बड़ी से बचने और उसके परिणाम स्वरूप अशुद्धियों के निवारण के लिए आवश्यक होता है। बाईं ओर कम से कम 1 इंच छोड़कर समतल कागज पर एक ही ओर इस मूल्य कार्य को लिखा जाता है और क्रम संख्या दाईं ओर लिखी जानी चाहिए ताकि उन्हें दृढ़तापूर्वक बाईं ओर बांध देनी चाहिए, दाईं ओर बाईं ओर बांध देना चाहिए। तो ये हम फिर इसके बाद हम देखेंगे, दूसरा पॉइंट देखेंगे टाइपिस्ट क्या कहलाता है। ये तो हैंड रिटन हो गया। टाइपिस्ट इन द सेंस टंकन करता, हिंदी में इसको हम लोग टंकन करता बोलते हैं टाइपिस्ट को। टाइपिस्ट जिसे इस कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है, इस क्षेत्र में जाना माना और अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए जो शोध प्रबंध, टाइपिंग की विधि तथा उन्हें उच्च कोट की सामग्री से परिचित होना चाहिए जिनकी इस कार्य के लिए आवश्यकता होती है। सामान्यतः देखते हैं कि हम लोग विद्यालय का कार्यालय अथवा विद्यालय के शोध अथवा प्रकाशन केंद्र के द्वारा इस विषय में निम्नलिखित निर्देशन प्राप्त हो जाता है। कुछ संस्थाओं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लाभ के लिए एक प्रस्तुत सूची उपलब्ध रहती है और अनुभवहीन टाइपिस्ट से बचा जाए जो कि कम शुल्क तो लेते हैं लेकिन सामग्रियों के बिगड़ने तथा टाइप की हुई प्रतिलिपियों की अशुद्ध निर्वारण में व्यर्थ समय नष्ट कराने के कारण अंत में हानिकारक सिद्ध होते हैं। यह विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वह इस कार्य को भलीभांति जाने, यह उसका उत्तरदायी होता है कि इस कार्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए टाइपिस्ट के द्वारा। यह कर्तव्य विद्यार्थियों का बनता है कि उस पर वो अच्छे से अपना ध्यान दें। तीसरा हमारा पॉइंट आ रहा है टाइपराइटर। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, टाइपिंग टाइपराइटर। टाइपराइटर में क्या होता है, टंकन मशीन पीसा विधि के अनुसार होना चाहिए। पीसा विधि होती है टंकन करने के लिए, टाइपराइटर करने के लिए विधि मेथड्स होते हैं। पीसा मेथड का उपयोग होना चाहिए जिसमें 1 इंच से 10 स्थान होते हैं, जिसमें 1 इंच से 10 स्थान होते हैं। वैसे आजकल बिजली के टाइपराइटरों कंप्यूटर का भी प्रयोग होता है क्योंकि उनका कार्य औरों से कहीं बढ़ चढ़कर सहायक सिद्ध होते हैं। यदि आवश्यक संकेत कुंजी पर अंकित हो जिससे कि हाथ से करने का काम बच जाए, शोध प्रबंधों के टाइपराइटर का परिवर्तन करना उपयुक्त नहीं होता है। आजकल कंप्यूटर लेजर टाइपिंग में किया जाता है।
अगला पॉइंट हमारा आ रहा है स्पेसिंग। स्पेसिंग क्या कहलाता है? पंक्तियों के मध्य अंतर। शोध प्रबंध के मूल भाग में पंक्तियों के मध्य 2 स्थानों का अंतर रहता है, ये हमने पहले भी बताया, परंतु फिर भी इस नियम में कुछ अपवाद होते हैं। क्योंकि पहला है कि बिना संकेतों के उद्धरणों यानी रिप्रोड्यूस्ड को केवल एक स्थान छोड़कर ही टाइप करना चाहिए। क्या? उद्धरणों को केवल एक स्थान छोड़कर टाइप करना चाहिए। दूसरा ये अपवाद है कि फुट नोट्स जो होते हैं तथा बिब्लियोग्राफी एक ही पंक्ति को छोड़कर टाइप की जाती है। क्या? हमारे जो फुट नोट्स होते हैं और बिब्लियोग्राफी होती है उसको एक ही पंक्ति छोड़कर टाइप की जाती है। और इसमें यद्यपि इसमें 2 विधियों के मध्य 2 स्थानों में अंतर रहता है। तीसरा अपवाद यह है कि अध्याय की संख्या तथा शीर्षक के मध्य 3 स्थान का अंतर रहता है। क्या? जो हमारा अध्याय का शीर्षक होता है और उस शीर्षक के मध्य 3 स्थान का अंतर रहता है। चौथा अपवाद यह है कि टाइपिंग में ऊपर चढ़े हुए अंक, सारणी, पद टिप्पणी तथा आकृतियों आदि में 1 स्थान का अंतर रहता है। अगला पॉइंट हमारा है करेक्शन ऑफ एरर। करेक्शन ऑफ एरर भी हमारा 2 टाइप्स का होता है। पहला है हमारा करेक्शन वर्क, दूसरा हमारा हिंट्स फॉर करेक्शन। करेक्शन वर्क क्या है? करेक्शन वर्क, दूसरा हमारा अशुद्ध निवारण के संकेत। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि करेक्शन ऑफ एरर्स क्या कहलाता है। जब शोध प्रबंध टाइप किया हुआ हो तो यह संबंधित शोधकर्ता का उत्तरदायित्व होता है कि वह स्वयं अशुद्ध निवारण करे। अशुद्ध निवारण का कार्य धैर्यपूर्वक और सावधानी पूर्वक होना चाहिए, जो संपादकीय लेख लिखने में अनुभवी हो तथा जिसे भविष्य में विषय संबंधी ज्ञान हो, जिससे वह शोध प्रबंध के प्रस्तुतिकरण से पूर्व ही त्रुटियों का पता लगा सके। जिन पृष्ठ पर त्रुटियां मिले उनको पुनः टाइप करा लेना चाहिए। शोध प्रबंध जो कि विद्वतापूर्ण शोध निवारण के समान है, त्रुटि रहित तथा किसी भी प्रकार की भूल चूक से मुक्त होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया करेक्शन ऑफ एरर। इसके बाद हम देखेंगे पहला पॉइंट हमारा करेक्शन वर्क क्या है, यानी संशोधन कार्य क्या कहलाता है। उपाधि के संबंध में प्रस्तुतिकरण के उद्देश्य से शोध प्रबंध में काट छाट तथा संशोधन कार्य बहुत कम होना चाहिए, यानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आर पार पंक्तियों को काटना, शब्दों के का बीच में खंडित करना तथा निरस्त करने की बिल्कुल भी अनुमति इसमें नहीं होता है। इसमें कुछ सुझाव दिए गए हैं। जैसे पहला सुझाव हमारा यह है कि समस्त प्रकार के शुद्धिकरण के लिए स्याही नाशक तथा स्याही नाशक साधन इन द सेंस धातु अथवा प्लास्टिक का प्रयोग करना चाहिए शुद्धिकरण के लिए। सेकंड सुझाव हमारा दूसरा सुझाव यह है कि समस्त पंक्ति पूरी हो जाने के बाद एक अथवा उससे अधिक अक्षर का मिटाना अथवा बढ़ाना इस विधि से होना चाहिए कि सारी पंक्ति पुनः टाइप हो जाए। तीसरा सुझाव यह है कि किसी भी शब्द में छूटे हुए अक्षर की पूर्ति टाइपराइटर के यांत्रिक भाग द्वारा दक्षता पूर्वक विधि से होनी चाहिए। चौथा सुझाव यह है कि मशीन से हटाने से पहले टाइप करने वाले को ऐसी आदत डालनी चाहिए कि वो मशीन में से टाइप किए हुए पत्र को निकालने से पहले उस पर दृष्टि अवश्य डाले, उसे उसी समय आवश्यक शुद्धिकरण अथवा त्रुटियों को सही कर लेना चाहिए। नेक्स्ट सुझाव यह है कि जहाँ तक संभव हो सके काली स्याही तथा कलम के प्रयोग का परित्याग करना चाहिए, यानी काली स्याही का उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारा आ रहा है हिंट्स फॉर करेक्शन, यानी अशुद्ध निवारण के संकेत क्या है। वैसे ये वांछनीय है कि ये विधियां जो शोध कार्य में संलग्न होती हैं उन मानव संकेतों से परिचित हो जिनका टाइप अथवा छपी हुई सामग्री के निवारण में प्रयोग किया जाता है। उनके द्वारा उन परिवर्तनों तथा ठीक करने के बताने की प्रक्रिया के निवारण में प्रयोग किया जाता है। इनके द्वारा परिवर्तनों तथा ठीक करने के बताने की प्रक्रिया में सहायता प्राप्त होती है, जिनकी किसी भी प्रारूप को सुगमता पूर्वक तथा ठीक प्रकार से पढ़ने में आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पेजिंग क्या है। पेजिंग में हमारा 3 टाइप्स में होता है, ऑर्गेनाइजेशन, कवर पेज और सबमिशन ऑफ रिसर्च वर्क। ये हमारा आखिरी पॉइंट है। क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाता है। जब शोध प्रबंध की टाइप की हुई प्रतिलिपियां पूर्ण होकर मिल जाए उन सबको प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी प्रतिलिपियों को पृष्ठ के अनुसार व्यवस्थित कर देना चाहिए। संयोजन में समुचित सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि प्रत्येक प्रतिलिपि के पृष्ठ समान हो। इससे शोध प्रबंध का आकार बिगड़ जाएगा, क्योंकि पृष्ठ एक से टाइप किए हुए प्रतीत नहीं होंगे।
इसके तहत विद्यार्थियों को परीक्षण करते समय जागरूक होना चाहिए। कैसे कि शोध प्रबंध की प्रत्येक प्रतिलिपि समस्त पृष्ठांकन के क्रम के अनुसार हो, आगे पीछे क्रम नहीं, एकदम क्रम वाइज उसको व्यवस्थित करना चाहिए। दूसरा यह है कि समस्त प्रतिलिपि में सभी गणनाओं, सूत्रों, आकृतियों तथा चिन्हों को ठीक प्रकार से प्रस्तुत होना चाहिए। तीसरा यह है कि जो तालिकाएं होती, टेबल्स होती हैं तथा आकृतियां समतल विधि से तथा चौड़ाई की ओर से निर्मित की गई है। तालिकाओं और आकृतियों में अंकों तथा शीर्षकों का उनकी क्रमशः सूचियों में दिए गए अंकों में सामंजस्य होना चाहिए। शोध प्रबंध दृष्टिकोण के रूप में तथा सामग्री में, शैली, विषय वस्तु में अपेक्षित क्रम में होना चाहिए। सेकंड पॉइंट हमारा आ रहा है कवर पेज। थर्ड आएगा सबमिशन फॉर रिसर्च वर्क, यानी कवर पेज का मतलब क्या होता है, जिल्द को बांधना। यह संपूर्ण प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है, जिल्द बनाना, कवर बनाना। जिल्द बंधवाने की प्रक्रिया के संबंध में कुछ विद्यालय तथा विश्वविद्यालय विशिष्ट प्रकार के आदेश प्रस्तावित करते हैं। कुछ विद्यालयों में कुछ अच्छे जिल्द बांधने वाले नियुक्त कर दिए जाते हैं जो संस्था द्वारा दिए गए मानकों के अनुकूल कार्य करते हैं तथा प्रत्येक प्रतिलिपि के लिए एक निश्चित शुल्क निर्धारित कर दिया जाता है। एक और यह विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक होता है, तो दूसरी ओर स्नातकोत्तर स्तर पर संस्था द्वारा स्वीकृत शोध प्रबंध में एक से अधिक मानकों को सुनिश्चित किया जाता है। इसमें कई तथ्य ऐसे होते हैं, जैसे ऊपर की ओर बड़े अक्षरों में शोध प्रबंध का शीर्षक लिखना चाहिए। इसके बाद उपाधि विद्यालय अथवा विश्वविद्यालय का नाम जिसमें उसे समर्पित करना है मध्य में अथवा नीचे की ओर होना चाहिए। तीसरा कि विद्यार्थी का नाम जिसके नीचे दूसरी पंक्ति में वर्ण का उल्लेख किया गया हो। इसके बाद हमारा आता है थर्ड पॉइंट सबमिशन ऑफ रिसर्च वर्क, यानी शोध प्रबंध मूल्यांकन हेतु जमा करना। मूल्यांकन के लिए हमको अपनी रिसर्च वर्क, यानी एक तरह से उसको थीसिस कहा जाएगा, उसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है। जब शोध प्रबंध की जिल्द बंध जाए तो उसको महाविद्यालय के कार्यालय अथवा विश्वविद्यालय के कार्यालय अथवा विश्वविद्यालय के उन अधिकारियों को जिनके ऊपर इसे प्राप्त करने का दायित्व है उनको समर्पित करना चाहिए। समर्पण विधि के विषय में छात्रों को पहले से ही जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। उन्हें अपने शोध कार्य को उसी के अनुसार संयोजित करना चाहिए। अनेक विद्यार्थी जिन्होंने समर्पण विधि की उपेक्षा की है वह अपने कार्य का भली भांति संयोजित तथा समय के अनुसार समर्पित करने में असफल हो जाते हैं और यह उचित है कि विद्यालय में स्वीकृत होने की अंतिम तिथि को ध्यान में रखते हुए एक समय चित्र शोध प्रबंध संबंधी प्रक्रियाओं को लिए बना देना चाहिए। तो आज की क्लास में हमारा ये टेक्निक ऑफ राइटिंग रिपोर्ट कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद कल की क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।